Hello everyone. This is CA Nitin Gupta from Way to Pinnacle Parashar Pathshala, your faculty of audit for CA Inter and CA Final. So फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हमने 5 मिनट रिवीजन सीरीज एसए की स्टार्ट की हुई है, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं कवर करूंगा एसए 250। एसए में कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है तो रिवीजन आपका 5 मिनट से ऊपर का हो सकता है। 250 फॉर कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि मुझे पता है कि एक एंटिटी में जितने भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जितने भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, उनकी कंप्लायंस को एंश्योर करना जिम्मेदारी किसकी होती है? एंटिटी के मैनेजमेंट की, एंटिटी के दोस्त चार विद गवर्नेंस की। लेकिन जब मैं एक एंटिटी में ऑडिट करने के लिए जाता हूं तो ध्यान रहे 250 में मुझे कोई कंप्लायंस रिपोर्टिंग नहीं करनी, यानी मुझे कुछ नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट नहीं करना। जब नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट नहीं करना तो सर फिर हम 250 में काम क्या कर रहे हैं? बेसिकली मुझे यहां पर नॉन कंप्लायंस को देखना है, बिकॉज नॉन कंप्लायंस की वजह से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक मैटेरियल इंपैक्ट आ सकता है, और कहने की उसकी वजह से मैटेरियल मिस स्टेटमेंट आ सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो मैं लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस को इग्नोर करते हुए बिल्कुल भी नहीं चल सकता, मुझे वहां पर नॉन कंप्लायंस को देखना होगा। दैट इज व्हाई इस एसए में हम यहां पर लॉ एंड रेगुलेशंस को कंसीडर करते हुए चलेंगे। सर, एंटिटी में जितने भी लॉ एप्लीकेबल है उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करना जिम्मेदारी एंटिटी के मैनेजमेंट, एंटिटी के दोस्त चार विद गवर्नेंस की होती है। इसके लिए बेसिकली मैनेजमेंट क्या क्या काम कर सकता है? तो जनरली मैं क्लास में यहां पर एक कोड देता हूं बच्चों को, मोटी रजिस्टर। इट इज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस जो एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, डिजाइन करना ऑपरेशनल एस्पेक्ट को, फिर आप अपने प्रॉपर जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं उनको प्रॉपर आप ट्रेनिंग फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल को आप डिजाइन करिए, अप टू मेंटेन करिए आप अप टू डेट रजिस्टर्स, एंगेज कर सकते हो आप किसी लीगल एडवाइजर को। तो इस तरह से कहने की एंटिटी का मैनेजमेंट दोस्त चार विद गवर्नेंस उसके ऊपर जितने भी लॉ एप्लीकेबल है उनकी कंप्लायंस को एंश्योर कर सकता है। सर, इस एसए में बेसिकली मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो ये एसए आपकी जिम्मेदारी को दो तरह से डिवाइड कर सकता है। वो क्या है कि जो लॉ एंड रेगुलेशंस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हुए चल रहे हैं, और ऐसे लॉ एंड रेगुलेशंस जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हुए नहीं चल रहे। सर, डायरेक्ट इंपैक्ट डालने का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो अमाउंट होती है, डिस्क्लोजर्स होते हैं, उसके ऊपर उनका सीधा असर आता है उनकी डिटर्मिनेशन को लेकर। लेकिन कुछ जगह ऐसे लॉ होंगे जिनका की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाले अमाउंट या डिस्क्लोजर की डिटर्मिनेशन को लेकर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता। ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाली अमाउंट या डिस्क्लोजर की डिटर्मिनेशन को लेकर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हुए चलते हैं, वहां पर आपकी जिम्मेदारी होती है ऑब्टेन करना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। और जिनका सीधा असर नहीं पड़ता है तो वहां पर काम क्या है कि आपका वहां पर आपकी जिम्मेदारी बताई गई है कि आपको नॉन कंप्लायंस के इंस्टेंसेस को देखना होगा। तो एसए 315 की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना होता है, असेस करना होता है। तो 250 कहता है कि जब आप अपना एसए 315 कर रहे होंगे तो प्लीज आप यहां पर अलर्ट रहिए ऐसे इंडिकेटर्स के लिए जो कि आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि शायद यहां पे कोई नॉन कंप्लायंस मिल सकता है। जैसे कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस वहां पे हो सकती हैं, इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, अनयूजुअल कैश पेमेंट्स हो सकती हैं, या एंटिटी के ऊपर कोई कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन हुआ था, या कुछ आपने ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस आपने कर रखी हैं, या एंटिटी के ऊपर कोई कह सकते हो कि शो कॉज नोटिस आया था जिस पर अभी रिप्लाई नहीं हुआ, डिमांड में मैच्योर नहीं हुआ बट शो कॉज नोटिस आया हुआ है। दीज आर सम इंडिकेटर्स जो कहने के इंडिकेट करते हैं कि इस जगह पर आपको कोई नॉन कंप्लायंस मिल सकती है। और इनकेस ऑडिट करते हुए आपको कोई नॉन कंप्लायंस मिल जाती है विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? यहां पर बेसिकली मैं क्लास में एक कोड देता हूं, 5 पॉइंट बोलता हूं, एनसीसीपीएल। अगर कोई नॉन कंप्लायंस आपको आइडेंटिफाई होता है तो पहले आपको देखना नेचर ऑफ द एक्ट क्या है, फिर किस सर्कमस्टांस में नॉन कंप्लायंस हुआ, कम्युनिकेट करना होगा आपको मैनेजमेंट को, दोस्त चार विद गवर्नेंस को। इट इज फॉर एनसीसी। नाउ पीस फॉर डिटरमाइन करिए इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या पड़ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, और अगर आप ये पॉसिबल इफेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो या मैनेजमेंट आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये पॉसिबल इफेक्ट को डिटरमाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहां पर लीगल एडवाइजर को एंगेज करने के बारे में सोच सकते हो। चलिए, अब इसके बाद फाइनली ये एसए बात करता है रिपोर्टिंग में कि आपकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी। तो आपकी रिपोर्टिंग को इन्होंने 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है। एक क्वेश्चन पॉसिबल था जो मैंने अभी इंडिकेटर्स की बात की थी कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके बेस पर मैं देख सकता हूं कि यहां पर कोई एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस के नॉन कंप्लायंस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पॉसिबल है यहां पर वो है रिपोर्टिंग को लेकर। रिपोर्टिंग के 3 स्टेजेस हैं इस जगह पर। एक है आपका रिपोर्टिंग टू दोस्त चार विद गवर्नेंस, एक रिपोर्टिंग की बात की गई है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और एक रिपोर्टिंग की बात की गई है एनफोर्समेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अगर नॉन कंप्लायंस जो किए गए हैं वो इंटेंशनल हैं या मैटेरियल हैं तो ऐसे केस आपको तुरंत की तुरंत दोस्त चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने होंगे। बट इनकेस दोस्त चार विद गवर्नेंस खुद इन्वॉल्व है इन नॉन कंप्लायंस के अंदर,
या आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि बेसिकली मुझे किसे कम्युनिकेट करना चाहिए, या आपको लगता है कि मैं कम्युनिकेट तो कर दूंगा बट शायद इस पर कोई लीगल एक्शन इनिशिएट नहीं करेगा दोस्त चार विद गवर्नेंस, तो उस केस में आप यहां पर लीगल एडवाइस के बारे में सोच सकते हो। इसके बाद बात करता है रिपोर्टिंग इन ऑडिट रिपोर्ट। अगर लॉ एंड रेगुलेशंस के जो नॉन कंप्लायंस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैटेरियल इफेक्ट डालते हुए चलते हैं किसी भी अमाउंट या डिस्क्लोजर की डिटर्मिनेशन को लेकर, तब उस केस में या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देके आएंगे या फिर आप एडवर्स ओपिनियन देके आएंगे। बट इन केस आपने देखा कि कोई नॉन कंप्लायंस है, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, लेकिन आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि इसका क्या पॉसिबल इफेक्ट निकल के आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, या तो मैनेजमेंट आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा या किसी भी परिस्थिति की वजह से आप ये चीज डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इसका क्या असर निकल के आएगा, तो उस केस में आप सिंपल यहां पर या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके आएंगे। सर अगर मेरे ऊपर जो एक लीगल अथॉरिटी बैठी हुई है, जो मेरा कह सकते हो कि रेगुलेटर है, एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर हम बैंक में ऑडिट करते हैं तो बैंक में ऑडिट करते हुए अगर बैंक ने कोई आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स का नॉन कंप्लायंस किया है तो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट मुझे आरबीआई को देनी होती है, सिमिलरली इन केस ऑफ एनबीएफसी। तो अगर एंटिटी का कोई रेगुलेटर है, एनफोर्समेंट अथॉरिटी है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि जब आप इस एंटिटी में ऑडिट कर रहे हो और नॉन कंप्लायंस आपको मिलते हैं तो प्लीज आप कम्युनिकेट करिए, आप रिपोर्ट करिए, उस केस में आपको रिपोर्ट करना होगा। बट ध्यान रहे अगर कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बिल्कुल भी एनफोर्समेंट अथॉरिटी को, ये रेगुलेटर को आप बिल्कुल भी इसके बारे में इंफॉर्म नहीं करेंगे, और अगर कर दिया तो ये आपके लेवल पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा, बिकॉज मैं क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को ऐसे ही किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। दो एक्सेप्शंस हम पढ़ते हुए आते हैं, अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो आप बताइए, या आपकी कोई प्रोफेशनल या लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है, या क्लाइंट ने परमिशन दी है तो उस केस में आप बताइए। बट अगर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी और फिर भी आपने क्लाइंट की बातें, नॉन कंप्लायंस की बातें, उसका जो रेगुलेटर है उसको आपने इन्फॉर्म करा, तो ये आपके लेवल पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बनेगा। तो बच्चे प्लीज ध्यान रहे, अगर रिक्वायरमेंट है तो ही आपको नॉन कंप्लायंस की जो बातें हैं, एंटिटी का जो रेगुलेटर है, उसकी जो एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, आपको उसको बता के आना होगा। सो उम्मीद करता हूं कि बहुत कम समय में आपको 250 का एक अच्छा रिवीजन यहां पर देखने को मिला होगा। जो स्क्रीन पर आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको डाउनलोड करना है तो सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए एक छोटा सा जो काम आपको करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।